वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे मईशत के हवाले से। IMF से जो पाकिस्तान की मुज़ाकरात हैं वो एक दफ़े फिर शुरू हो चुके हैं। ये 24th यानी कि 24वां प्रोग्राम होगा। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान इस मरतबा एक तवील मुद्दती जो प्रोग्राम है वो नेगोशिएट करना चाह रहा है IMF के साथ। 6 से 8 बिलियन डॉलर की बात हो रही है। मुज़ाकरात जो है वो इस वक्त जारी हैं। ऑब्वियसली बहुत सी क़यासराई भी हो रही है, कुछ सॉलिड इन्फॉर्मेशन भी है कि किस किस्म की इस दफ़े शराइत होंगी। जो पिछला स्टैंड बाय प्रोग्राम था उसमें तो कोई ख़ास इतनी सख्त शराइत सामने नहीं आई थी। अब कहा जा रहा है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का जिक्र बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में होता है उस हवाले से गुफ्तगू होगी और शराइत जो होंगी वो इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। पेंशन के हवाले से गुफ्तगू हो रही है कि पेंशन रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। वज़ीर ख़जाना भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि पेंशन्स का बहुत बड़ा बोझ है। इसके साथ साथ ऑब्वियसली एक दफ़े फिर बात हो रही है कि टैक्सेशन जो इनकम टैक्स है उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो इनकम टैक्स स्लैब्स हैं वो कहा जा रहा है कि अगर कम कर दिए गए जैसे IMF कह रहा है तो फिर मज़ीद बोझ पड़ सकता है कुछ जो तनख्वाहदार तबका है। इसके साथ साथ रिटेलर्स के ऊपर टैक्स की भी बात हो रही है, जिसके ऊपर प्रोग्राम हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत हुकूमत ने ख़ुद से पहले कहा कि वो ख़ुद टैक्स नेट में आ जाए, तो बहुत कम जो ट्रेडर्स थे उन्होंने उसको ज्वाइन किया। ये और इसके साथ साथ ऑब्वियसली सबसे बड़ा जो इशू है वो एनर्जी सेक्टर का है। इसमें क्या रिफॉर्म्स हैं, क्या नहीं हो सकते। और साथ में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी तो जो गैस सेक्टर है, बिजली के में तो कुछ होता ही रहा है, अभी तो गैस सेक्टर में भी रिफॉर्म्स होने हैं। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैर यूनुस साहब, माहिर बात हैं, और हमें ज्वाइन किया है खुर्रम हुसैन साहब ने। वो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, इकॉनमी और ये मईशत के जो इश्यूज़ हैं इन पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी उज़ैर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये बताइएगा कि ये जो अब आने वाला प्रोग्राम है इसके बारे में ये भी गुफ्तगू हो रही है कि पाकिस्तान चाहता है कि एक तवील मुद्दती प्रोग्राम हो, 3 साल का हो, पर साथ में कुछ रिपोर्ट्स इस तरह के भी आई है कि शायद IMF अभी इस पे कोई ज़्यादा ऑफिशियली गुफ्तगू नहीं करा। सर, तो क्या आप भी इसको इसी तरह देख रहे हैं? देखें, इस वक्त जो मेन इशू है जिस पे बातचीत चलेगी और आने वाले हफ्तों में कुछ ज़्यादा बातचीत होगी वो है बजट। बजट किस तरह का रोल आउट होता है, उसमें किस तरह का रेवेन्यू टारगेट रखा जाता है, वो मीट किस तरह किया जाएगा। इस पर जो है IMF और पाकिस्तान के, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं। इसके साथ साथ प्राइवेटाइजेशन का क्या हदफ है, उससे कितने रुपए पाकिस्तान इकट्ठे कर सकेगा, उनका फॉरेन करेंसी कंपोनेंट क्या होगा, ये एक दूसरा मरहला होगा इस कॉन्वर्जेशन के अंदर जो कि इस वक्त चल रहा है। आज वज़ीर आज़म साहब ने भी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के ऊपर गुफ्तगू की है। तो ये IMF से ही जुड़ा हुआ है। और आखिरी जो इस पे कॉन्वर्जेशन होगी मेरे ख्याल में, जो कि इस वक्त चल रही है, वो सऊदी अरब और बाकी जो दोस्त ममालिक हैं उनसे पाकिस्तान कितनी फंडिंग इकट्ठी कर सकता है आने वाले चंद माह के अंदर। तो मुझे लगता है बातचीत इस वक्त जारी है। कुछ ज़्यादा बातचीत कोई पब्लिकली करना नहीं चाह रहा, क्योंकि एक बजट का प्रोसेस भी चल रहा है, और उस बजट के प्रोसेस में जो गुफ्तगू होगी IMF और पाकिस्तान की, उसके बाद ही नए प्रोग्राम की जो कॉन्टूर्स हैं या उसका जो प्रोग्रेस है उस पर हम कुछ कह सकेंगे। खुर्रम साहब, प्राइवेटाइजेशन का जिक्र किया उज़ैर साहब ने कि उस पर बात हो रही होगी, तो सर इसी तनाजुर में आप देखेंगे जो एक हुकूमत की तरफ से हम कह सकते हैं मिक्स्ड मैसेजेस से आ रहे हैं प्राइवेटाइजेशन को लेके। डार साहब जिक्र करते हैं या फैसले हुए हैं कि जी जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनको प्राइवेटाइज नहीं करना। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई स्ट्रेटेजिक एसेट्स इतने हैं ही नहीं। हाउ डू यू सी दिस? आरिफ, एक पुरानी कहानी दोबारा से रिपीट होनी चली जा रही है। आपको याद होगा कि एक्चुअली मिक्स मैसेजिंग काफी शुरू हो गई सर, थी आप कि कहानी जब डार सुनाने, साहब खुर्रम को, साहब आप कोई कहानी सुनाने लगे हैं या आप ये कह रहे हैं कि ये बजट के ऊपर कोई पुरानी कहानी दोहराने लगी है हुकूमत?
नहीं नहीं, मेरा मतलब है वो पुरानी कहानी, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर और इसहाक डार साहब एक दूसरे के साथ समहाउ अग्री नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये एक पुरानी कहानी हो चुकी है। अब आप, हम सबको याद है कि चंद साल पहले जब मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे और पीछे से डार साहब ने उनको अंडरमाइन कर करके इवेंचुअली पोजीशन से हटाया और खुद आ गए पावर में। अब उसी टाइप की चीज दोबारा हो रही है, लेकिन का नतीजा एंड पे क्या निकलेगा आई डोंट नो, लेट्स वेट एंड सी। लेकिन ये अंडरमाइनिंग तो काफी पहले से शुरू कर दी थी डार साहब ने ऑलरेडी, जब कैबिनेट कमेटी और प्राइवेटाइजेशन पे उन्होंने अपने आप को बिठा दिया। हालांकि वो ऐसा टाइम था जब सबको पता था और फाइनेंस मिनिस्टर साहब खुद कह रहे थे कि भाई प्राइवेटाइजेशन तो के ऊपर काफी जोर आना पड़ेगा, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का जो बर्डन है वो अब स्टेट नहीं कैरी कर सकती। तो उसी मौके पे आके डार साहब ने अपने आप को कैबिनेट कमेटी ऑफ प्राइवेटाइजेशन पे बैठा दिया। तो अब दोबारा से चल पड़ी है ये वाली कहानी। डार साहब एक दिन कहते हैं कि प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेस को नहीं प्राइवेटाइज करेंगे, स्ट्रेटेजिक एंटरप्राइजेस को नहीं प्राइवेटाइज करेंगे। और फिर ये औरंगजेब साहब हमें बताते हैं कि नहीं, देयर इज नो सच थिंग एज अ स्ट्रेटेजिक एंटरप्राइज, देयर इज। और प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेस को निकालने में कोई वो नहीं है हर्ज, क्योंकि मामला यहाँ पे पैसे रेज करना नहीं है इतना ज्यादा। मामला है कि गवर्नमेंट को हम लोगों ने रीटूल करना है कि जो उसका काम नहीं है वो ना करे। एक आइडियोलॉजिकल ऑलमोस्ट आप समझ लें डिफरेंस है इधर। अभी किस तरह वर्कआउट करेगा, लेट्स सी किस हद तक डार साहब विल सिंक इन हिज हील्स और किस हद तक वो लेकिन अभी तो बहुत और काम आगे होना है। उजैर साहब, आपने सर जिक्र किया जो तीन तीन इश्यूज का, उसके अंदर ऑब्वियसली आपने कहा कि जो कमिटमेंट्स होंगी हमारे दोस्त ममालिक से, जैसे कि सऊदी अरेबिया, तो सर आप क्या ये कह रहे हैं कि एक दफ़े फिर पाकिस्तान इज लुकिंग टूवर्ड्स सम काइंड ऑफ अ लोन? क्या हम फिर से एक दफ़े उधार मांगेंगे सऊदी अरेबिया से? क्योंकि जो पिछले दिनों में पहले ये इत्तलात आई कि जो वली अहद हैं सऊदी अरेबिया के, वो ट्रिप उनका पाकिस्तान का होगा, फिर मालूम हुआ कि वो मौखर कर दिया गया है क्योंकि कोई कोई फाइनल अग्रीमेंट या ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जो जिसमें हम कहते हैं कि कोई बड़ी G2G डील हुई है। तो देन सर, व्हाट सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट्स विल सऊदी अरेबिया प्रोवाइड और आर वी लुकिंग फॉर? इस वक्त तो हुकूमत पाकिस्तान है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है कि सऊदी अरब से डील्स हो जाएंगी। अगेन प्रूफ इज़ इन द पुडिंग, तो जब वो बातचीत आगे बढ़ेगी और अग्रीमेंट ऑफिशियली साइन होगी तभी हम कुछ कह सकेंगे कि कितनी सक्सेसफुल है ये ऑप्टिमिज्म इस वक्त। मेरे नज़दीक जो एक सबसे नो ब्रेनर एसेट है, जो सबसे आसान होगा डील साइन करना, वो रिको डिक की माइन है, जहां हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बलूचिस्तान का एक शेयर है। और वो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे वायबल प्रोजेक्ट इसलिए है मेरे नज़दीक क्योंकि उसमें रुपए और डॉलर का मिसमैच नहीं है। कॉपर माइन से जो माइनिंग मटेरियल निकलेगा वो एक्सपोर्ट होगा, उससे रेवेन्यूज डॉलर में जनरेट होंगे। तो सऊदी अरब को जो इशू रहेगा या बाकी इन्वेस्टर्स को इशू रहता है कि पाकिस्तान से हम डॉलर निकाल नहीं सकते, उसमें शायद रिस्क थोड़ा कम हो रेकोडिक में एज अपोज टू अदर प्रोजेक्ट्स। मैं एग्जांपल दूं अगर इस वक्त आपको और आपके नाजरीन को, तो चीन ने जो पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट किया, आज तक उनके जो 2 से ढाई अरब डॉलर हैं वो फंसे हुए हैं, वो पाकिस्तान से बाहर उनकी पेमेंट नहीं हो सकती क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने डॉलर नहीं है। तो अगर ये बात चीन के साथ हो रही है तो सऊदी अरब के साथ क्यों नहीं होगी? ये एक सवाल जेन्युइनली सऊदी गवर्नमेंट और सऊदी गवर्नमेंट के जो एडवाइजर्स हैं उनको होगा। और ये हिस्टोरिक इशू रहा है पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के अंदर, चीन के साथ हो चुका है, यूएई के साथ एतिसलात के ज़माने में ये हुआ था पीटीसीएल की शेयर्स के ऊपर। तो ये एक बड़ा इशू है पाकिस्तान का, इसका कोई रिलेशनशिप सऊदी अरब या किसी और मुल्क के साथ नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल इशू है। तो मैं समझता हूँ अगेन सऊदी अरब के साथ जो इन्वेस्टमेंट होगी वो इतनी तेज़ी से आगे मेरे नज़दीक नहीं बढ़ेगी जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसमें बड़े मसाइल का सामना होगा इन डील्स को। एंड अगेन फिर डिफ़ॉल्ट स्ट्रैटेजी यही होगी कि आप फिर डिपॉजिट दे दें या किसी तरह कोई कर्जा दे दें पाकिस्तान को उसकी इमीडिएट नीड पूरा करने के लिए। जी खुर्रम साहब, सर बजट के हवाले से जो ज़ैर साहब ने बात की, एक तो यही दोस्त ममालिक से कमिटमेंट्स की थी, और सर ऑब्वियसली उसके अंदर दूसरा टैक्सेशन का इशू है, आपने भी जिक्र किया। सर अब टैक्सेशन जो एक तरफ तनख्वाहदार तबके पे है, दूसरी जो इसके साथ मतलब कि इससे लिंक्ड इशू है फाइमे से सो, वो यही है कि कीमतें बिजली की या गैस की मज़ीद बढ़ने का ख़दशा है।
आर यू ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दैट? और सर ऑब्वियसली इस पे कमेंट करिएगा, क्योंकि अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि अब उनका मजीद उनमें आप इंक्रीज करेंगे तो शायद कोई रेवेन्यू पे फर्क ना पड़े, बिकॉज लोग अब अफोर्ड ही नहीं कर पाते कि वो बिल्स पे करें। आरिफा, एक साल पहले जब मैं आपके प्रोग्राम पे आता था और आप मुझसे एक सवाल पूछती थी, तो मेरा मैसेज होता था कि एक बहुत बड़ी प्राइस एडजस्टमेंट आ रही है, हमारे सामने है अभी, और वो सारी चीजों में। आज मैं आपसे कह सकता हूँ कि काफी हद तक जो एडजस्टमेंट्स थी तब, जिनकी हम लोग बात किया करते थे, वो हो चुकी है। एक्सचेंज रेट के साथ क्या होगा अभी कहना मुश्किल है। अलबत्ता बिजली में जितनी तकरीबन होनी थी वो जुलाई अगस्त के महीने में हो चुकी है। अब जैसे फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट्स होती रहती हैं ऊपर नीचे, 2-3 पर यूनिट, जो काफी ज्यादा है आई नो, लेकिन जो मेजर एडजस्टमेंट थी जुलाई या अगस्त के महीने में जो हमें नजर आई है, जिसमें डबल हुए हैं हम लोगों के बिल्स, सर ये वो आप हो चुकी पिछले है। साल की बात कर उस रहे हैं कि पिछले साल जुलाई मैं अगस्त में अगस्त जो एडजस्टमेंट्स हो 2023 की गई? बात कर रहा हूँ, वो हो गई थी, एंड दैट वाज द मेन थिंग। वो जो मामला एक अटका हुआ था, क्योंकि हमारी सियासी क्राइसिस की वजह से जो डिसीजन मेकिंग जैम हो चुकी थी पाकिस्तान में, और 2-3 साल जो वहां उसमें जो जरूरी फैसले फंसे रहे थे, उसका नतीजा जो था वो इवेंचुअली जाके निकला है इस शक्ल में। लेकिन अब वो हो चुका है। और पेट्रोल तो खैर इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ लिंक्ड होता है, और अगर मजीद उसके ऊपर टैक्सेस लगा के वो इंक्रीज करें तो आई डोंट थिंक कोई ऐसी बात आएगी जिससे झटका लगेगा। आईएमएफ का जो भी लेटेस्ट डॉक्यूमेंट निकला है उसके मुताबिक माली साल 2025 में पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू टारगेट जो है वो कोई 18% ऊपर होगा कंपेयर टू जो इस माली साल के एंड पे है। काफी हाई इंक्रीज है ये, कंसिडरिंग के अगले माली साल में इन्फ्लेशन उन्हीं के कहने के मुताबिक कोई 12.7% पे होएगी। तो बाकी जितना भी उसमें गैप है 5% का, उसमें से अगर आप 2% लगा लें कि आपके नॉमिनल, वो आपका जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वहां से आएगा, तो उसके बावजूद फिर भी जो आपका 2-3 परसेंटेज पॉइंट्स ऑफ जीडीपी का टैक्स रेवेन्यू इजाफा रह जाता है वो काफी है। अब वो कहाँ से लाएंगे? या वो सही। सैलरी लोगों के ऊपर बोझ डालें, या वो रिटेलर्स और होलसेलर्स और सर्विसेज सेक्टर के ऊपर डालें, जो फिर बिजली के बिल्स के थ्रू उनको सर्व करने पड़ेंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक इतने शॉर्ट टाइम में उनके पास ये टाइम होगा कि उनको फाइलर्स बिल्कुल सही बनाया सर। जाए और फिर उनको उनको लाया जाए। तो इस किस्म की चीजें तो होंगी, लेकिन आई डोंट थिंक कोई ऐसा एटम बॉम्ब किस्म की महंगाई का शॉक अभी आने वाला है। बिल्कुल वो ठीक, 2023 बहुत में हो बड़ा गए थे सारे। शौक आपके ख्याल में नहीं होगा। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटे को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं उज़ैर यूनुस साहब से और खुर्रम हुसैन साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो मईशत के हवाले से सब सूरत हाल है, और साथ में जो IMF की टीम आई हुई है उससे मुज़ाकरात हो रहे हैं। उज़ैर साहब, एक तरफ तो ऑब्वियसली ये सब टेक्निकल इश्यूज़ हैं कि कितना टैक्स बढ़ेगा, कितनी प्राइवेटाइजेशन होगी, पर सर बहुत से लोग जो सियासी सूरत हाल है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, उस पर भी सवालात उठा रहे हैं। IMF ने भी अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है कि कितना आसान होगा सियासी हलचल के दौरान हुकूमत के लिए इतने मुश्किल अहदाफ जो हैं उनके ऊपर डिलीवर करना। और हमने पिछले दिनों में कश्मीर में ये वाक़या देखा कि मुजाहिरीन सड़कों पे निकले तो हुकूमत ने जो सब्सिडीज़ थी, जो विदड्रॉ की थी, वो बहाल कर दी हैं। सर, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दिस इशू? जी, ये सबसे नंबर 1 इशू है इस वक्त पूरे रिफॉर्म्स और IMF के एजेंडा का। और IMF ने बिलखुसूस सिर्फ सियासत नहीं कहा, उस पर कहा है कि महंगाई की वजह से या किसी और सोशल टेंशन की वजह से जो है हुकूमत वक्त शायद उतनी तेज़ी से रिफॉर्म्स ना करे जितनी तेज़ी से उन्हें करने चाहिए। ये हमने 2022 में भी देखा कि जब खान साहब की हुकूमत डगमगा रही थी तो उन्होंने पेट्रोलियम और एनर्जी की सब्सिडी दे दी, जिसके बाद हमने देखा जो कुछ हुआ पाकिस्तान की मईशत के साथ। तो ये सबसे बड़ा इशू है। और कश्मीर की आपने बात की तो वही सवाल मेरे दिमाग में आता है कि अगर कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब रिटेलर्स के ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश करेंगे और रिटेलर्स अगर हड़ताल पे चले गए और पंजाब की सड़कों पे निकल आए, तो फिर पंजाब हुकूमत का क्या पर्सपेक्टिव होगा, क्योंकि ट्रेडर्स तो उनके एक पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंट हैं पंजाब के अंदर।
और अगेन खुर्रम को ये बात मेरे से ज़्यादा मालूम है कि जनरल मुशर्रफ ने भी यही कोशिश की थी, और जब प्रोटेस्ट हुए और हड़तालें हुई तो एक आमिर भी पीछे हटने पे मजबूर हो गया। तो ये जो सियासत का इशू है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, ये मेरे नज़दीक सबसे बड़ा रिस्क है इकोनॉमिक प्रोग्रेस और रिफॉर्म्स के ऊपर। खुर्रम साहब, ऑब्वियसली आपकी तरफ भी यही सवाल लेके आऊंगी कि सर इसको हाईलाइट तो हम सब कर ही लेते हैं इस इशू को कि इतनी गैर यकीनी है, हुकूमत कमज़ोर है, पर सर अब ज़रा हमें प्रोवाइड अस अ विंडो कि आईएमएफ जब ये गुफ्तगू पाकिस्तानी हुकूमत के साथ करता होगा तो ये हाउ वुड दिस फिगर इन द कॉन्वर्सेशन? ये खदशात हैं, बट यू नो व्हाट्स द वे फॉरवर्ड इन दिस देन? द वे फॉरवर्ड तो बहुत वो है, क्या कहेंगे, आरिफा, जैसे एक पतली गली से अभी निकलना है पाकिस्तान को। ये बात आईएमएफ को पता है, बाय द वे। उन्होंने अपना जो अभी लेटेस्ट डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है, जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट का रिव्यू था, उसमें जिक्र किया है इस चीज का। अलबत्ता इतना ज्यादा उस पे ढोल नहीं पीटा, लेकिन जिक्र जरूर किया है कि डाउनसाइड रिस्क्स रिमेन एक्सेप्शनली हाई। अब ये उनकी तरफ से काफी वो है, मीनिंगफुल अल्फाज हैं। ये वो लोग नहीं है जो खाम खा में ना बहुत ज्यादा चीजें कहते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग थिंग्स। और उसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी बहुत अभी टफ है, सख्त है, और डोमेस्टिकली भी जो प्रेशर्स हैं अभी पाकिस्तान में, और जो काम करने हैं, मिसाल के तौर पर वो प्राइवेटाइजेशन का नाम नहीं ले रहे अपने डॉक्यूमेंट पे। उनको पता है कि ये हॉट बटन एक इशू है, और वो लैंग्वेज को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन बार बार कह रहे हैं आपको लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स प्रोवाइड करनी होगी। उसका मतलब ही ये है ना कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को वो कहते हैं, अगर मैं आपको एग्जैक्ट भी पढ़ के सुना दूं तो सेइंग कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का जो क्वेश्चन है, उसको डील करना होगा, और उसको इस तरीके से डील करना होगा कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करें बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टर्स एंड थिंग्स लाइक दैट। एट द सेम टाइम उनको पता है कि SIFC जैसा मॉडल जो है, उसके जरिए इन्वेस्टमेंट जो इनवाइट की जा रही है, उनके लिए खास उनको प्रिविलेजेस वगैरह दे के, ये आगे चलने का तरीका नहीं है। अलबत्ता गवर्नमेंट इस पे वेटेड है। उनको ये पता है कि महंगाई जो है वो काफी इस हद तक अब पहुंच चुकी है कि अवाम जो है वो कितना और बोझ बर्दाश्त कर सकती है। दिस इज नाउ एन अननोन, वी डोंट नो कि किस पॉइंट पे ये चीज फट सकती है। जो हमने देखा है अभी वहां पे कश्मीर में, जो आजाद कश्मीर में होते हुए, और उससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में भी हमने देखे थे ऐसे प्रोटेस्ट। नहीं पता कि ये बात कहाँ तक जा सकती है। और उनको आई थिंक इस चीज का भी अच्छी तरह अंदाजा है कि पॉलिटिकली ये गवर्नमेंट बहुत एक वीक फुटिंग पे है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसके पास एस्टैब्लिशमेंट बैकिंग है और इसके पास नंबर्स हैं। अब देख लें आरिफा, मैं लास्ट एग्जांपल अपना दे दूं कि आपने जो एग्जांपल दिया वीट प्रोक्योरमेंट टारगेट का, नंबर 1 और नंबर 2, जब AJK में जैसे ही वो कोई प्रोटेस्ट हुए, जरा से प्रोटेस्ट के साइंस होते हैं, ये लोग एकदम से बैक डाउन कर जाते हैं और मान जाते हैं उनकी बात। अब आगे जाके अगर ट्रेडर्स के ऊपर टैक्स लगाना हो, बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं, वी डोंट नो। तो सिचुएशन बहुत अनसेटल्ड है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, और हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो अदालत में आज प्रोसीडिंग्स हुई, ख़ास तौर पे जो बाबर सत्तार साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं, उनकी तरफ से एक ख़त सामने आया। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे अदलिया का, और जो इस वक्त लग रहा है कि गालिबन एग्जीक्यूटिव और अदलिया के दरमियान कुछ रंजिशें हैं, कुछ टेंशन्स हैं। ऑब्वियसली जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे, उनके ख़त जब से सामने आया है तो उसके बाद उस मामले के ऊपर जो पेशरफ्त हुई है, तो अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं, उनके ही ख़त में एक जो लिखा हुआ है जिसमें उन्होंने तफसील बयान की है कि जब वो ख़त ऑडियो लीक्स वाला सुन रहे थे, ऑडियो लीक्स वाला जो ख़त मामला है, उसमें
दो कॉन्वर्सेशंस जो हैं, एक इमरान खान साहब की बेगम बुशरा बीबी की कॉन्वर्सेशन और एक साबिक चीफ जस्टिस साहब के बेटे की फ़ोन कॉन्वर्सेशन जो है वो पब्लिक में सामने आई थी। तो इस हवाले से बाबर सत्तार साहब जब ये केस सुन रहे थे तो उन्होंने ख़त में लिखा है कि इस केस के हवाले से उनको कहा गया कि वो पीछे हट जाए। उन्होंने लिखा कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के जो टॉप ऑफिसर हैं उनकी तरफ से पैगाम मिला कि पीछे हट जाओ, सर्वेलेंस के तरीक़ेकार की स्क्रूटनी जो है उससे आप भाई पीछे हट जाए। ये बहुत डिस्कस हुआ हम कह सकते हैं जब से ये बात सामने आई है। तो उसके बाद अटॉर्नी जनरल जो है मंसूर उस्मान अवान साहब, उनका भी एक बयान सामने आया है उन्होंने, जिसमें कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है, जो अदलिया है उसके मामलात में कोई मदाखलत नहीं कर रहा। और उन्होंने कहा कि कोई सिक्योरिटी ऑफिसर जो है वो बराह रास्त किसी जज से रब्ता नहीं करता। उन्होंने कहा कि मगर साथ में मामलात जो हैं वो हसास होते हैं और सिर्फ इसी तनाजुर में ये रिक्वेस्ट की गई थी कि जो दफाई मामलात हैं उन पर जो भी इशू एक चल रहा है या कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो इन कैमरा ब्रीफिंग जो है वो की जाए ताकि सब मामलात जो है वो पब्लिक ना हो। ये मामला अब किस तरफ जा रहा है इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद बशीर साहब कोर्ट रिपोर्टर हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन सब मामलात पे, और हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब ने, ये एक माहिर कानून है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। साकिब साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, कुछ बताएं कि ये एक और ख़त सामने आ गया, इतनी तहलका खेज उसमें इंफॉर्मेशन है, सर क्या हो रहा है, कितने ख़त लिख रहे हैं जज? व्हाट्सएप का ज़माना है वैसे व्हाट्सएप का ही ज़माना है, वैसे तो आप वैसे भी टेलीफोनिकली भी कोई बात कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ तय है कि जो चीज़ आप रिकॉर्ड पे ले आते हैं वो रिकॉर्ड पे रहती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है चीज़ें को रिकॉर्ड पे रखी जा रही हैं, इसलिए ख़त लिखे जा रहे हैं। इसलिए ख़त लिखे जा रहे हैं। ये जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो 25 मार्च को जो ख़त लिखा था उसमें भी वो सिग्नेटरी थे, उसमें 6 जजेस के साथ। तो अब 27 अप्रैल को ये ख़त लिखा गया था चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को। ये भी 6 जजेस की तरफ से था या ये सिंगल ये जज बाबर सत्तार साहब की जानिब से, और उसमें यही ग्राउंड थी कि उनकी फैमिली की जो कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन थी वो लीक की गई है और वो कोई सर्टेन अकाउंट्स उसमें मुलविस हैं। बिल्कुल, वो जो पब्लिक में आ गई, सोशल मीडिया पे आ गई, उनके खिलाफ उनको बदनाम करने के लिए चलाई गई, तो उसका बैकग्राउंड वो था। तो 27 अप्रैल को जो खत लिखा गया था उसके मदरजात आज 14 मई को सामने आए हैं। तो उसमें आपने पढ़ा, वो बड़ा एक खौफनाक किस्म का कि ऑडियो लीक्स केस ये चल रहा है, बड़ा अहम केस है जिसमें आप IB, FIA, पैमरा और PTA ने वो रिक्यूजल की भी दरख्वास्त दायर की थी जिसपे उनको नोटिस हुए थे, बल्कि उनको कंटेम्प्ट के जो है वो नोटिस हो सकते हैं। तो इसमें जो आज कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है, इसमें अदारे जो हैं उनको नोटिस हुए तमाम जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, ये जो जज बाबर सत्तार साहब ने इन सब जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खत पे चीफ जस्टिस ने एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के सामने मामला रखा। उन्होंने कहा कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू होगी आज। अटॉर्नी जनरल को इसके अलावा तमाम जो खुफिया इदारे हैं, ISI है, MI, IB, FIA, PTA, पैमरा, सबको जो है वो इवन FBR, इनको नोटिस हुए हैं। तमाम को अलग अलग जो है वो ऑर्डर किया गया है। एक तो उनको ये कहा गया है कि जो मुनज़्ज़म, वो अदालत ने लिखा है कि ये मुनज़्ज़म कैंपेन थी, उनकी इंफॉर्मेशन एक लीक हुई, एक कोई अकाउंट था उससे, और उसके बाद 2 हैशटैग बने। उस हैशटैग में वो कहते हैं कि सर्टेन अकाउंट्स हैं जिनके सबसे ज़्यादा जिन्होंने ट्वीट्स किए हैं उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे, उनके नाम, हैंडलर्स, और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो चैनल्स पे अगर इस किस्म की चीज़ें चली हैं तो टॉप 3 जो चैनल्स हैं उनके हवाले से भी डिटेल पैमरा देगा। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि FBR भी बताएगा कि जो एसेट्स हैं वो उनकी फैमिली तो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर रही, तो उनके एसेट्स की सारी चीज़ें जो है वो कैसे लीक हो गई। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट सबसे क्रूशल है इस बारे में। उन्होंने कहा है कि क्योंकि आपकी एक्सेस थी, वो जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और उनकी जो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स थे, तो वो कैसे, किसने एक्सेस किया, थर्ड पार्टी ने, और क्यों आपने नहीं रोका, उनसे सिंपल जवाब मांगा गया है। और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट था आज, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि कोई जज आज के बाद कोई किसी जज को अप्रोच नहीं कर सकता, अगर कोई करेगा तो उसके इदारे के टॉप का जो हेड है उसके खिलाफ हम कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करेंगे। ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस शुरू हो गया है।
बिल्कुल ठीक। जदून साहब, साकिब साहब ने, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल बड़ा समराइज कर दिया है एंड में। वो क्या कहते हैं, उर्दू का एक्सप्रेशन नहीं है, दरिया को कूजे में बंद कर दिया है, जो उन्होंने आखिरी जुमला का है। सर, आप उससे इत्तेफाक करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स आ गया? देखें, वो तो ऑलरेडी एक पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही थी, उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन मांगी है तमाम हाई कोर्ट से। तो उन्होंने सजेशन में क्या कहा है, सारी हाई कोर्ट ने कहा जी इंटरफेरेंस हो रही है। अब इंटरफेरेंस पहले भी होती थी, आज दिन तक हो रही है। अब कोई इसको माने ना माने, और जो इंटरफेरेंस करते हैं वो तो कभी नहीं माने कि हम इंटरफेरेंस कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट जो भी हो, जिस पार्टी की भी हो, अगर वो बेनिफिशियरी है तो वो भी नहीं माने कि इंटरफेरेंस हो रही है। तो जो अपोजिशन में होती हैं उनको वो कहते हैं इंटरफेरेंस हो रही है। आज देखें 2018 में इंटरफेरेंस हुई तो उसकी बेनिफिशियरी कौन थी, और वो जो इंटरफेरेंस के एंड पे कौन लोग थे। तो जब जुडिशरी और इंटरफेरेंस वाले आपस में न मिले हुए हों तो फिर वो इंटरफेरेंस को एक्सपोज करते हैं। जब वो आपस में मिल जाएं तो फिर वो इंटरफेरेंस एक्सपोज नहीं होती। तो अब हालात ऐसे बन गए हैं कि जो कोई थोड़ी इंटरफेरेंस हो रही थी वो जुडिशरी जो है उसको एक्सपोज कर चुकी है और करना चाह रही है। तो अब इसमें आज की जो गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है ये भी बड़ी सीरियस है। उन्होंने डिनाई कर दिया है जी कोई ऐसा तात्तर जा रहा है, कोई भी नहीं हो रही। और जिन अपने अटॉर्नी जनरल हैं वो बाबर सत्तार के पार्टनर रह चुके हैं। उन्होंने उस दिन वीडियो में भी कहा था जी कि बयान में जी कि मैं जब इनके खिलाफ रेफरेंस गया तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा, मैं इनको डिफेंड करूंगा। तो आज तो मुझे वो उनको डिफेंड नहीं करते हुए नजर आए, आज तो वो गवर्नमेंट के नुमाइंदे के तौर पे गवर्नमेंट को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो अब इसमें एक सवाल है, जदून साहब, साकिब साहब एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट ने डिनाई किया, पहले भी 25 मार्च को जब लेटर आया तब भी डिनाइल आया था, आज भी डिनाइल ही आया है पूरा। लेकिन एक सवाल है जो आम बंदे के जेहन में भी आता है, 25 मार्च को जो जजेज ने खत लिखा था उसके एक हफ्ते के बाद ये जस्टिस बाबर सत्तार की सारी इंफॉर्मेशन लीक हो गई और पता नहीं क्या क्या उनके बारे में कहा गया। उसके हवाले से गवर्नमेंट ने आज तक जो है रिकॉर्ड पे कहीं नहीं है कोई एक सिंगल स्टेप भी लिया हो कि कोशिश की हो कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। तो मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट जहाँ पे डिनाइल कोई देती है वहां पे उसको ग्राउंड पे कुछ ना कुछ करना भी चाहिए कि एक नजर आए कि आपका डिनाइल बनता है। नहीं, डेफिनेटली देखें, ये आपका सवाल ठीक है ना। अगर आप किसी जज के बारे में अगर मीडिया वाले कोई यूट्यूब पे या कोई और बंदा करता है उसको फौरन नोटिस चला जाता है, वो उसको जी FIR भी होती है, अरेस्ट भी कर लेते हैं। तो ये तो हमारा बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है कि अगर ऐसे बंदों के खिलाफ जो कोई काम करते हैं तो वो फिर कौन करते हैं, उनके खिलाफ ना कोई नोटिस जाता है, अभी किसने किया है, कहाँ से डेटा लीक हुआ है, पर्सनल डेटा। अगर तो देखें ना FBR के अंदर एक साफी डेटा लीक करता है जनरल बाजवा का, और फैक्चुअल डेटा होता है, लेकिन वो उसको फ़ौरन FIR भी होती है, उसको अरेस्ट भी किया जाता है जी कि आप पर्सनल डेटा का कहाँ से। हालांकि वो पब्लिक जो है वो है टैक्स की इन्फॉर्मेशन, तो वो तो क्लासिफाइड नहीं होती, वो तो पर्सनल नहीं होती। वो तो जब आपने टैक्स फाइल कर दे तो एनीबॉडी कैन गेट योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द FBR। तो उसमें उसको अरेस्ट कर लिया गया, फिर उसके खिलाफ मुकदमा बन गया। तो इनके मामलात में जो है वो जो है मुकदमा भी बन गया, और उसमें जदून साहब मुकदमा भी बन गया, और वो शायद असलम साहब है, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके हवाले से पिछले दिनों उन्होंने लिखा भी, और ये भी इतलात हैं कि शायद इसी मुकदमे के प्रेशर की वजह से उनको मुल्क छोड़ना पड़ा, और ये भी वो मुल्क छोड़ चुके हैं। जी बिल्कुल, बात ठीक है। तो अब इसमें देखें ना, ये तो बड़ा सीरियसली गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो अभी गवर्नमेंट जवाब देना चाहिए गवर्नमेंट को, और आज उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब भी दिए हैं। तो ये तो एक किस्म के मतलब देखें ना, गवर्नमेंट डायरेक्टली तो हमें भी पता है, सारी दुनिया को पता है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट उस तरह इंटरफेरेंस नहीं करती, लेकिन इसमें ये बात ज़रूर होती है कि इंटरफेरेंस की बेनिफिशियरी कोई ना कोई पार्टी होती है। तो वो जब बेनिफिशियरी पार्टी होती है वो इंटरफेरेंस वो गलत नहीं समझती, या वो ये नहीं ओन करती कि इंटरफेरेंस हो रही है। इंटरफेरेंस तो इस मुल्क के अंदर 76 साल से हो रही है। और अभी आप पिछले बातों को छोड़ दें, अभी जो हाई कोर्ट के जजेस ने, तमाम हाई कोर्ट्स के चारों हाई कोर्ट्स पांचों के जजेस ने कहा है कि इंटरफेरेंस हो रही है। तो अब वो एक जो है तो कोई इदारा अगर इंटरफेरेंस कर रहा है तो वो किस तरह डिनाई करेगा, चाहे वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, किसी थर्ड पार्टी के जरिए है, कोई मैसेज के जरिए है, कोई और कोई तरीका है। अब ये तो फिर वो अदारे इसका जवाब देंगे जिन पे एलिगेशन है, चार्जेस हैं कि वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं इस पे, और दूसरा कोई बंदा तो नहीं इसका जवाब दे सकता। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा वील बी राइट बैक, और फिर हम अपने दोनों मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं साकिब बशीर साहब से और जहांगीर जदून साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो अदलिया में मुदाखलत का इशू है। साकिब साहब, अटॉर्नी जनरल साहब ने भी मीडिया टॉक की, उन्होंने कहा कि तो हमारी तरफ से ही रिक्वेस्ट गई थी कि ये जो मामला है इसको इन कैमरा सुन लिया जाए। तो सर,
जजेस के खत जो हैं वो लिखे भी जाते हैं, वो लीक भी हो जाते हैं, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने भी को खत में ये बाबर साहब को बात की है या उन्होंने मतलब कि फ़ोन उठा के बात कर दी जिसको बाबर साहब ने क्लियरली मिसअंडरस्टैंड किया है? पहले तो जो इस किस्म की रिक्वेस्ट होती है कि इन कैमरा, ये ओपन कोर्ट्स में ही होती हैं, रिटर्न में भी कर दी जाती हैं और ओपन कोर्ट्स में। अब ओपन कोर्ट में तो ऐसी रिक्वेस्ट नहीं हुई, तो उन्होंने चैम्बर में की है, टेलीफोन उठा के की है, व्हाट्सएप मैसेज किया है, क्या किया है कुछ पता नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हमने मतलब वो इस किस्म की रिक्वेस्ट थी। अब जो बाबर सत्तार लिख रहे हैं वो और जो अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं वो, इन दोनों को अगर एक ही टाइम पे बंदा देखे तो मेरा ख्याल है इनका आपस में कोई लिंक बनता नहीं है कि जैसे बाबर सत्तार जैसा जो जज हैं वो अटॉर्नी जनरल की इस कम्युनिकेशन को इन अल्फाज में लिखेंगे। मुझे तो या वो उनको समझ नहीं आई होगी मंसूर साहब ने क्या बात की अब है। ये अटॉर्नी जनरल या फिर बाबर साहब ने जो लिखा है वो तो डेफिनेटली उन्होंने लिख दिया है, अटॉर्नी जनरल वजाहत कर सकते हैं। लेकिन एक जो चीज़ है बज़ाहिर ऐसी लगा है कि एक तरफ जैसे ये नोटिस हो गए सब इदारों को, एक हाई कोर्ट एक अदालत से 3 जजों ने किया, फिर दूसरी अदालत से, फिर ये खत का एक पोर्शन आ गया, तो एक पैनिक शायद गवर्नमेंट लेवल पे कुछ। बिल्कुल ठीक। जदून साहब सर, ये तो इस वक्त का मामला है, बट सर अगर आप तारीख में देखें जब भी इस तरह की कोई शिकायत जजेस के खिलाफ हुई, चाहे इफ्तिखार चौधरी साहब का आप देख लें या काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का देख लें, तो तारीख ने फैसला तो सर एक ही किया है। इस दफ़े क्या आपको कुछ मुख्तलिफ होता नजर आ रहा है? नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जजेस जो स्टैंड लेंगे वो रूल ऑफ लॉ के लिए लेंगे, तो वकला भी उनके साथ खड़े होंगे, साफ़ी भी उनके साथ खड़े होंगे और आम जो सिविल सोसाइटी है वो भी उनके साथ खड़ी होगी। देखें ना, आप भी हर इदारे को जिस तरह सबसे बड़ी जो मुकद्दम चीज़ है वो रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आइन के मुताबिक अगर वो जज अपने पैरामीटर में जाके काम करेंगे तो सारी अवाम उनके साथ खड़ी होगी। तो अगर कोई आइन के मुताबिक काम नहीं कर रहा तो फिर उसके लिए देखें ना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, उस जज के खिलाफ आप रेफरेंस फाइल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह किसी जज को आप ये समझें कि डरा धमका के या उसको प्रेशराइज काम करा लेंगे तो ये बहुत बड़ा मुश्किल है, और ये अगर एक दफ़ा हो गया तो फिर इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ को क्रेडिट वैसे जाहिर जदून साहब को भी जाता है कि जब ये ऑडियो केस में वो दरखास्तें फ्रिवलेस आई थी ना, मतलब अदालत ने फ्रिवलेस लिखा, ये केस में वकील नहीं भी थे तो इन्होंने अदालत को कहा कि उनको कहीं अपनी जेब से ये पैसे आपने अदा करने, तो वो फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने वही कहा कि अपनी जेब से जुर्माना अदा करने। ये बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब ने रिक्वेस्ट की थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।